आज मैं पढ़ाऊंगा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो कंसिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ईसी ऑफ इंडिया। तो देखिए इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे बेसिकली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 324। 324 है क्या और इसके लिए हमें क्यों जरूरत पड़ी, आर्टिकल एक बॉडी के इलेक्शन कमीशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। आज हम बेसिकली वो चीज पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन की आखिर हमें जरूरत कहाँ पड़ी और क्यों पड़ी। देखिए पहले क्या होता था, मैं पुराना थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मतलब किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की हमें जरूरत पड़ी और ये आखिर क्यों जरूरत पड़ी। देखिए पहले था सिस्टम जो था, पहले राजा महाराजाओं का सिस्टम हुआ करता था। एक राजा डिसाइड कर दिया जाता था या राजा एक जो पावरफुल होता था वो राजा बन जाता था और राजा बनने के बाद उसके पास 3 तरीके की पावर हुआ करती थी। वो सारी पावर उसके पास थी। वो मतलब कहीं बाढ़ आ गई तो उसको बाढ़ के लिए भी फंड रिलीज करेगा, कोई किसी आदमी ने अन्याय कर दिया तो उसको भी जजमेंट वही करेगा, कानून उसे अपने हिसाब से बना देता था, अपने हिसाब से डिलीट कर देता था। कहीं भी रिटेन नहीं था कि मतलब किस तरीके की सजा किस मामले में होनी चाहिए या किस तरीके की सजा किस मामले में होनी चाहिए, सब कहीं कोई रिटेन नहीं था। लेकिन ये राजशाही का देखिए आज सिस्टम तो खत्म हो चुका कि राजशाही आज खत्म हो चुकी है। आज राजशाही तो है ही नहीं, कहीं राजशाही खत्म हो चुकी है। आज है सिस्टम लोकतंत्र का। जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो अब इंडिया की हम आज स्टार्टिंग करेंगे 1947 से। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। मैं आज देखिए आज इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जब पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1951 से लेके 1951 टू 1952 तक हुए थे। इसके मिड में हुए थे जो जनरल इलेक्शन हुए थे। जनरल इलेक्शन कौन से इलेक्शन होते हैं? जनरल इलेक्शन होते हैं जब हमारी जनता के द्वारा लोकसभा के इलेक्शन, जो लोकसभा चुनी जाती है, जो पहली बार लोकसभा चुनी गई थी उसे जनरल इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार जब लोकसभा चुनी गई तो उसके लिए जनरल इलेक्शन हुआ 1951 से लेकर 1952 तक। इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहला एक गाइडलाइन दे दूं। जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे अपने इंडिया के वो थे सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। उस टाइम पहली बार जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम 17.3 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड वोटर थे हमारे देश के अंदर। कुल 17.3 करोड़ वोटर थे। ठीक है, 1951 से 1952 के बीच में हुआ था पहला आर्टिकल। अब ये हो गया हमारा इसकी नॉलेज। आगे मैं बताऊंगा। देखिए अभी हमारे जो जनरल कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के CEC, वो हैं सुनील अरोड़ा। जो 23 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के उन्हें बोलेंगे वो हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से चलता रहा। पहले क्या था कि जब इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन था तो इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक बॉडी मेंबर हुआ करता था, यानी कि एक ही मेंबर होते थे, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है, पहले जनता कम थी तो उसे सिर्फ सिंगल बॉडी मेंबर हुआ करते थे, एक ही सिंगल कमिश्नर ऑफ इंडिया बोला जाता था। इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने 1950 से लेके 89 तक एक सिंगल मेंबर बॉडी चली। फिर उसके बाद 61st अमेंडमेंट एक्ट आया। 61st अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी पास हुआ। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी 300 आर्टिकल 326 होगा। 326 में क्या हुआ कि इन्होंने वोटिंग एज जो हमारी इंडिया के अंदर थी 21 साल के लोग जो वोट डाल सकते थे उसको घटाकर 18 कर दी। यानी कि 18 साल तक के लोग अब वोट डाल सकते हैं। अपना देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के जो वहां से कैंडिडेट लड़ रहा है उसको रिप्रेजेंट करके उसे जिता सकते हैं, जो वोट देके उसे चुन सकते हैं। तो ये अप्रोक्स ये हुआ। इसकी एज अप्रोक्स थी 16 थी 10वां महीना 1989 अप्रोक्स। इसकी अप्रोक्स ये 61st अमेंडमेंट एक्ट आया। इस अमेंडमेंट 326 आर्टिकल 326 में अब यहाँ अमेंडमेंट आया जब वोटर हमारे बढ़ रहे थे। जब एज 21 से हम लेके 18 पे आ गए।
यानी कि 18 साल के बच्चा भी या 18 साल की उम्र का जो वयस्क है वो वोट डाल सकता है। यानी कि वोटरों की संख्या बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। जब वोटरों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है काम बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा तो इसी टाइम पे हमें इंट्रोड्यूस किया गया एक CEC होगा, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होगा। उनके नीचे 2 लोग होंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे। इनकी रैंक, ये एक 3 लोगों की जो बॉडी बन गई CEC, ये इसे बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इसको बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसका काम देखिए, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या आगे क्या काम है। इलेक्शन कमीशन ये 3 लोगों की हो गई। इनकी रैंक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो होता है उसकी रैंक उसके बराबर होती है। ठीक है। अलाउंसेस, जो बेसिक सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें इनकी जो दिखाती है। अब इसका आगे का मैं बताऊंगा इलेक्शन कमीशन का कहाँ कहाँ क्या क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन किस किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको अभी बताना हूँ। इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराता है, जरूर सारे इलेक्शन नहीं कराते, हमारे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब सारी पावर एक जगह नहीं इकट्ठी है। यानी कि इंडिया के अंदर 2 तरीके की पावर, 2 जगह पावर डेरिवेटिव है। एक स्टेट के अंदर जिसे बोलते हैं राज्य या यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। दूसरा सेंटर, सेंट्रल पावर। इनके बीच में सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके फील्ड अलॉटेड है, अलग अलग फील्ड इनके फील्ड अलग है। ये सेंटर के कुछ अलग फील्ड होते हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर को ये गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इसी तरीके से एयर एंड स्पेस, एयर एंड स्पेस को देखेगी, रेलवे को देखेगी। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। इनकी अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग तरीके से इनकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर का, स्टेट का एक अलग अपने फील्ड में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग फील्ड में काम करेगी। हाँ, अब फेडरल सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो किस तरीके से काम करती है, देखो मैं बताऊँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर 3 जगह बटी होती है। पहली लेजिस्लेटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशियरी। ये 3 तरीके की पावर है जो बटी हुई है। लेजिस्लेटिव जो हम लोग चुनते हैं, जैसे लोकसभा जो काम करेगी लेजिस्लेटिव, ये लोकसभा हो गई। ठीक है। राज्यसभा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स में ऑफिसर वगैरह सारे लोग आ जाते हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे। आपको ये लोग अगर ऑर्डर, कोई प्रस्ताव पास करेंगे या कोई कानून बनाएंगे तो उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, ये ऑफिसर एग्जीक्यूट करेंगे। और ऑफिसर्स में DM, SSP, SP और आगे बहुत सारे। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह और सारे जितने कोर्ट्स हैं ये जुडिशरी में आ जाएंगे। तो एक राजा की जो पावर थी, ये पूरा एक राजा है और उस राजा की 3 तरीके की पावर अलग अलग अलॉटेड हो गई, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा था इस तरीके से। अब आगे इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, 304 आर्टिकल 324 को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ये क्या कराता है, किस तरीके की सारी। ये इलेक्शन कमीशन का मतलब ये नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मतलब वोट पड़ेंगे, जहां भी इलेक्शन होंगे, वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराए। नहीं, ये गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के कुछ होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के इलेक्शन कराएगा। ठीक है। नंबर 2 स्टेट असेंबली के कराएगा। ठीक है। नंबर 3 लोकसभा के कराएगा। ये 3 तरीके के इलेक्शन ये हमारा इलेक्शन कमीशन कराएगा। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन और राज्यसभा।
ये इलेक्शन कुल मिला के, ये वाले इलेक्शन टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, जो एग्जीक्यूट कराएगा। किस तरीके से, हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत है जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट दबाव न बना सके, जो अपना सेपरेट एक अलग तरीके से काम कर सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सके। किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी मामला ना हो। देखिए पहले वोट पड़ते थे वो बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे, आज और जो बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूम हो जाता था, और उस पर मोहर लगाने के लिए दुनिया भर के कागज़ चाहिए होते थे। और इस बढ़ती हुई आबादी में इतने कम टाइम में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था इतनी बड़ी आबादी के लिए। तो आज हमारी इंडिया में 2004 से, ईयर 2004 से ईवीएम लॉन्च हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो फ्रॉम 2004 ईवीएम गॉट रेगुलरली इन इलेक्शंस ऑफ इंडिया। 2004 से ईवीएम बिल्कुल रेगुलर हो गई थी, लेकिन इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था, ईवीएम जब चालू हुई थी इंडिया के अंदर 1988 में, बिल्कुल ईवीएम, लेकिन इसको ऑन किया गया इलेक्शंस के अंदर 2004 से। ठीक है, अच्छा ये तो ये हुई कि इलेक्शन, ये वाले इलेक्शन जब ये वाले कराते हैं तो अब बात आती है कि लोकल इलेक्शन कौन कराता है। लोकल इलेक्शन में जैसे जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत हो गया। जिला पंचायत के अलावा आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, जिला पंचायत के हो गए, ग्राम प्रधान के हो गए, और उसके अलावा ब्लॉक प्रमुख के हो गए। ये सारे इलेक्शन कराता है जो स्टेट का अलग कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, जो स्टेट वाइज इलेक्शन कराते हैं। और इन इलेक्शंस को ये लोकली जो जितने इलेक्शन होते हैं, जिला पंचायत के, म्यूनसिपैलिटी के, ब्लॉक प्रमुख, जो ब्लॉक लेवल पर चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं, इनको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये दो अलग अलग बॉडी हैं इंडिया के अंदर। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग है, जो ये वाले इलेक्शन कंडक्ट कराती है। सिर्फ जो लोकल स्टेट के इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक अलग बॉडी है, जो स्टेट के अंदर स्टेट की बॉडी है, वो ये वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराती है। ये सारी चीजें हो गई। देखिए आर्टिकल 324, आज आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने बताया। इसमें क्या है, मैंने आपको वोटिंग बैलेट पेपर के बारे में बता ही दिया कि 88 में टेस्ट हुआ था ईवीएम का, 2004 से हमारे इंडिया के अंदर अलाउ हो गई। देखिए जो इंक हमारे वोटिंग के टाइम पे लगाई जाती है, इंडेलिबल इंक बोलते हैं। इंडेलिबल इंक एक ऐसी इंक है सिर्फ जो इंडिया में ही बनती है, और इंडिया की एक कंपनी है मैसोर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। ये कम से कम 20 कंट्रीज में ये अपनी इंक को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है। आगे और इसी की डिटेल हम आर्टिकल 324 से 324 आज हमने कवर किया, आगे हम कवर करेंगे 325, 326 एंड 327, 328 एंड 329। मैंने आपको बताया कैसे राजाओं से पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई। पहले एक राजा था जो अपनी सारे फैसले करता था, हर तरीके की फैसले वही करता था, चाहे वो जुडिशरी से फैसले हों, फाइनेंस के फैसले हों, किसी को सजा देने के फैसले हों, किसी को कोई कानून पारित करने के फैसले हों, किसी को लड़ाई लड़ने के फैसले हों। मतलब सारे तरीके की पावर एक ही के अंदर थी। एक आदमी बहुत स्ट्रांग हो जाता था, वो कुछ भी कह देता था, कुछ भी पास कर देता था। आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हमारे लिए सिर्फ एक बॉडी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगी इंडिया के अंदर। मैं आपको फिर बता दूं, पार्लियामेंट के जितने इलेक्शन होगी वो इलेक्शन कमीशन कराएगा। स्टेट असेंबली के जितने इलेक्शन होंगे जिसमें एमएलए चुने जाते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। लोकसभा के वोट पड़ते हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन जो होते हैं इन्हें हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो इससे जिसमें इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। देखिए लोकसभा क्या होता है कि लोकसभा डायरेक्टली हम लोग पब्लिक चुनती है। पब्लिक के अपने अभी लोकसभा के वोट पड़े थे 2019 में। लोकसभा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें लोकसभा के अंदर, जो 2019 जो चुना गया था, इसमें 552 सीट्स होती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में ऑल ओवर इंडिया डिवाइडेड है। ठीक है, 30 सीट्स होती हैं यूनियन टेरिटरी की, 30 सीट यूनियन टेरिटरी की हो गई, 520 सीट हो गई स्टेट्स की। ठीक है, एंड दो सीट हो गई वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, उसे बोलते हैं हम एंग्लो इंडिया। इस तरीके से ये लोग चुने जाते हैं, और इनके इलेक्शन एंग्लो इंडिया के इलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं। जो इसी तरीके से राज्यसभा है,
अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज़ बताना भूल गया कि 545 का जितना, देखिए फिलहाल 543 का आंकड़ा है जो लोकसभा के अंदर है। जो टोटल सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, वो 543 सदस्य हैं। इन 543 सदस्य में से देखिए जितने, जैसे 552 हैं, अगर इसके 1/2 से एक ज़्यादा जिसके पास होगा, सरकार उसकी बन जाएगी, उसी की पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था, ये प्रधानमंत्री यहाँ से बन जाएगा। इसी तरीके से लोकसभा, एक ये लोकसभा हो गई। लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 552 टोटल सीट्स हैं। 13 सीट्स फ्रॉम यूटी यूनियन टेरिटरी, 530 सीट्स फ्रॉम स्टेट्स, जो स्टेट से जो आती हैं सीट्स वो 530 सीटें हैं। 2 एंग्लो इंडियन के जरिए आती हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है 552। आप ये अभी जो फिलहाल प्रेजेंट लोकसभा की जो है वो 543 है। 543 लोग चुने हुए लोग हैं जनता के द्वारा, ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके सबसे ज़्यादा लोग जिसके ज़्यादा होते हैं, मैंने बताया था ना फॉर्मूला, आधे से अगर एक भी ज़्यादा मेंबर होगा, सरकार उसकी होगी, उसके लीडर की वो इसका लीडर प्रधानमंत्री बन जाता है, और इस तरीके से सरकार चलती है हमारी केंद्र की। ठीक है, ये लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बताएंगे हम राज्यसभा और लोकसभा 2 अलग अलग टॉपिक हैं। इनको जब हम डिटेल्ड ब्रीफ करेंगे उस टाइम पूरी नॉलेज पूरी तरीके से देंगे। दोस्तों, आज की जो नॉलेज थी वो कैसी लगी, किस तरीके की कुछ और भी कमियां हैं, किस तरीके की कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, आप मुझे इसमें कमेंट करें। मैं उसको चीज़ों को आपको और बताने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि आप घर बैठे, इस कोरोना के दौर में घर बैठ के जो चीज़ें कम समझनी है आपको, मैं उन्हें ज़रूर समझाने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद।